किसी देश की सरकार की कमाई निर्धारित करती है कि वो देश कितना विकास करेगा। अब हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आंकड़ा जो है शेयर किया गया है, साझा किया गया है, जिससे ये पता लगा है कि अप्रैल 2025 में भारत सरकार की तरफ से जीएसटी के माध्यम से अब तक का सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कमाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जीएसटी से जुड़े जो नए आंकड़े निकल करके आए हैं वो क्या है, जीएसटी प्रणाली क्या है और इसके साथ साथ जीएसटी प्रणाली की विशेषताएं क्या है, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नई वीडियो में। तो करते हैं इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार यहाँ पर अपनी खबर देख लेते हैं। तो खबर यदि आप देखें, खबर हमारी यही है कि अप्रैल 2025 का डेटा जो है वो सरकार की तरफ से शेयर किया गया। किसका डेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का डेटा यानी कि जीएसटी का डेटा। अब डेटा को यदि आप देखें तो अप्रैल 2025 का डेटा बताता है कि इस अवधि के दौरान अप्रैल 2025 में भारत में जो जीएसटी है उसमें आपको 12.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अप्रैल महीने में अप्रैल 2025 में सरकार को जीएसटी के माध्यम से तकरीबन 2.37 लाख करोड़ रुपए की कमाई जो है वो देखने को मिली थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा संग्रहण जो है, अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन जो है इसको कहा जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट खबर हमने यहाँ पर देखी। अब इसको अगर आप पिछले महीने से कंपेयर करें या पिछले जो आंकड़े रहे हैं उनसे कंपेयर करें, तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें, इसको कंपेयर करें अप्रैल 2024 से, तो अप्रैल 2024 में भी आपको एक रिकॉर्ड संग्रह देखने को मिला था। अप्रैल 2024 में जो हमारा संग्रह था वो तकरीबन 2.10 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि अप्रैल 2025 में जो जीएसटी कलेक्शन रहा है वो अप्रैल 2024 से ज्यादा रहा है। अप्रैल 2024 ने भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन 2025 ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। अप्रैल 2024 का जो रिकॉर्ड था, जो संग्रहण था, वो जीएसटी का अब तक का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा संग्रहण था। और सबसे पहला कौन सा है? अप्रैल 2025 का। इसके अलावा राजस्व में आपको वृद्धि देखने को मिली है। तो घरेलू लेन देन से जो आपका जीएसटी आता है, जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से जीएसटी आता है, वो 10.7% बढ़ा है। जो आयातित सामानों से जीएसटी आता है उसमें आपको 20.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो रिफंड दिया जाता है उस रिफंड में भी आपको वृद्धि देखने को मिली है। तकरीबन 48% की वृद्धि आपको जीएसटी रिफंड में देखने को मिली है। और इस बार जीएसटी रिफंड के माध्यम से तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। और अगर आप जीएसटी का जो टोटल संग्रहण है इसमें से जीएसटी रिफंड को घटा देंगे तो आपका नेट कलेक्शन निकल करके आता है, जो कि इस बार तकरीबन 9.1% के आसपास उसमें वृद्धि आपको देखने को मिली है। तो ये कुछ आंकड़े हैं भारत में जीएसटी से जुड़े हुए। सरल तौर पर अगर आप समझें, संक्षेप में अगर आप इसको कहें, तो आप कह सकते हैं कि भारत में अप्रैल 2025 में जीएसटी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तो हमने डेटा की बात कर ली है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि हमारा दृष्टि लर्निंग ऐप जो है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो हमारे दो कोर्सेज हैं, हिंदी और अंग्रेजी के ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिन पर आप एआई के फीचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एआई के फीचर में आप वीडियो जो भी देखेंगे उसकी समरी आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेंगे एआई के माध्यम से, जिससे आप जो है अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आप एआई से सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको इस पूरे ऐप पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकें। रिकॉर्ड वृद्धि के कारण क्या है, इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन कारण यह है कि हमारा आर्थिक प्रदर्शन जो रहा है, इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि 2025 या आप कह सकते हैं 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंतिम कुछ वर्षों में हमारी जो इकोनॉमिक क्षमता रही है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेहतर रही है। एक तो ये रीजन है। इसके अलावा जो सबसे मेन रीजन है, अब ऐसा नहीं है, हमने देखा कि जो आपका अप्रैल 2024 था उसने भी रिकॉर्ड बनाया था, जो आपका अप्रैल 2023 था उसने भी रिकॉर्ड बनाया था और अप्रैल 2025 ने भी रिकॉर्ड बनाया है। तो अप्रैल के महीने में ऐसा कुछ खास तो है, उसकी बात करते हैं। वो क्या है उसको थोड़ा सा हम समझने की अगर आप कोशिश करें, तो दरअसल मामला ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा वित्त वर्ष होता है, वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से हमारी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है और हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। तो ये क्या है? ये हमारा वित्तीय वर्ष है। यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी तमाम आपकी यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उन सबके जो अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज होते हैं? उन सबके अकाउंट्स क्लोज होते हैं मार्च के महीने में। अब आप जब जीएसटी कलेक्शन के डेटा की बात करते हैं तो जीएसटी कलेक्शन का जो डेटा होता है
वो जिस महीने में जारी किया जाता है उससे पिछले महीने के डेटा को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस बार जो आपका डेटा है वो अप्रैल 2025 के लिए जारी किया गया है, लेकिन ये जो अप्रैल 2025 का डेटा है ये अप्रैल महीने की बात नहीं करता है, ये डेटा दिखाता है मार्च महीने की सिचुएशन। यानी कि मार्च महीने की जो ट्रांजेक्शन्स थी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं किसमें, अप्रैल के महीने में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए आप देखेंगे कि अप्रैल का महीना जिस भी साल में हो, हर साल अप्रैल के महीने में आपको रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्च के महीने में जो जीएसटी जो आपके तमाम अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स पूरी की जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा सरकार को मिलता है मार्च के महीने में, और वही रिफ्लेक्ट होता है अप्रैल के डेटा में। इसीलिए आप देखेंगे हमेशा अप्रैल का जो महीना रहता है वहां पर आपको रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलता है। तो अब रीजन आप समझ गए, एक तो ये रीजन है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप देखेंगे हमने देखा कि जो आपका अप्रैल 2024 था उसमें भी हमको ज्यादा कलेक्शन देखने को मिला था, लेकिन इस बार का जो कलेक्शन है वो उससे भी ज्यादा रहा है। उसके पीछे के रीजन अगर आप देखें तो सबसे मेन रीजन यही है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन मार्च महीने में कंपैरेटिवली बेहतर थी। हर राज्य में आपको समान तौर पर वृद्धि देखने को मिली है, यूनिफॉर्म ग्रोथ आपको देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में ज्यादा वृद्धि हुई है, किसी राज्य में कम वृद्धि हुई है, हर जगह लगभग बराबरी आपको देखने को मिली है। तो लगभग सभी राज्यों में आपको 11 से 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा सहकारी संघीयता की अगर आप बात करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय ने भी संग्रह को और ज्यादा बेहतर बनाने का काम किया है। फिर आयात से भी आपको राजस्व में वृद्धि देखने को मिली है। जो हमारा डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन है वो मात्र 10% बढ़ा है, और जो हमारा इंपोर्ट जीएसटी कलेक्शन है उसमें 20% की ग्रोथ हुई है। तो इंपोर्ट के माध्यम से भी हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो आपका काफी ज्यादा बढ़ा है। फिर सरकार की तरफ से बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं, जैसा हमने देखा कि इस बार जो आपका जीएसटी रिफंड है वो भी 48% बढ़ा है, यानी कि सरकार रिफंड के मामले में बेहतर काम कर रही है। अब जब आप सोच करके देखिए कि जब सरकार रिफंड देती है तो लोगों की जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों की टैक्स लायबिलिटी कम थी उनको पैसा वापस मिलता है, वो उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। इससे उनकी जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, वो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम हो जाती है। तो एक ये भी रीजन है यहाँ पर कि आपका जो जीएसटी कलेक्शन है वो कंपैरेटिवली बेहतर है, और इकोनॉमी में जो आपका बेस है, जो खासतौर पर बिजनेस का जो बेस है वो मजबूत हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन के कारण के बारे में देखे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और जीएसटी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए। सबसे पहले अगर आप देखें, आप जानते हैं जीएसटी को भारत में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से साल 2016 में पेश किया गया था। 2016 का अधिनियम था जब ये जीएसटी भारत में पेश हुआ था। भारत के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से इसको एक कहा जा सकता है। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के आधार पर काम करता है, जहां पर भारत में पहले अगर आप देखें तो बहुत सारे तरह के आपको इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलते थे, जैसे कि आपका वैट हो गया, इसके अलावा आपका मूल्य वैट हो गया, उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, विलासिता कर है। तो ये तमाम चीजों को मिला करके एक कर बनाया गया था, तो इससे चीजें और ज्यादा सिंपल हो गई थी। टैक्स के बारे में तो आप जानते हैं, टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा जीएसटी पर नियंत्रण की अगर आप बात करें तो ये आपका एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीएसटी के विषय में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन लेने की जो जिम्मेदारी है वो जीएसटी परिषद को दी गई है, जीएसटी काउंसिल को दी गई है। और जीएसटी काउंसिल भारत में फाइनेंशियल फेडरलिज्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि इसमें न केवल आपको केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं, बल्कि जो भारत के तमाम राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इस काउंसिल में शामिल होते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार की तरफ से आपके जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो शामिल होती हैं, जो कि इसकी अध्यक्षता करती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वित्त, वो भी इसमें शामिल होते हैं। फिर हर राज्य के वित्त या फिर फाइनेंस से जुड़े जो मंत्री हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे राज्य के जो वित्त मंत्री हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, और इनको नामित किया जाता है। और जीएसटी जो काउंसिल है वो आपका डिसीजन लेती है वोटिंग के माध्यम से। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब वोटिंग कैसे होती है उसके लिए भी अलग प्रोसेस है। यहाँ पर आपका जो राज्य का वोट है और केंद्र सरकार का वोट जो है जीएसटी काउंसिल में ज्यादा होता है, क्योंकि राज्य जो है बहुत सारे हैं, तो इसीलिए केंद्र और राज्य के वोट को जो है अलग अलग करके निर्धारित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जीएसटी के फीचर्स को अगर आप देखें, फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर यही है, एक देश एक कर की अवधारणा यहाँ पे फॉलो की जाती है। अलग अलग जो आपके अप्रत्यक्ष कर थे उनको इंटीग्रेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से कर का बोझ जो है कम हुआ है और कर प्रणाली हमारी और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई है, सरल हो गई है। फिर द्वितीयक संरचना इसमें आपको देखने को मिलती है। इसमें तीन तरह के टैक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका जीएसटी में आपको तीन तरह के टैक्स मिलते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी।
कैसे लगता है, सुबह के प्रोग्राम में हमने इस पे चर्चा की थी। कैसे लगाया जाता है इसको, तो 3 तरह के आपके टैक्स होते हैं, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है और आपका आईजीएसटी होता है। इसमें से आप मान लीजिए आप दो आपके राज्य मौजूद हैं, अगर इस राज्य के अंतर्गत ही आपका व्यापार होता है तो इसमें 2 टैक्स लगाए जाते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो ये 2 टैक्स लगते हैं अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है। अगर इंटर स्टेट ट्रेड होता है यानी कि 2 राज्यों के बीच में व्यापार होता है तो केवल आईजीएसटी लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इस पर भी हमने चर्चा कर ली है कि द्वितीयक संरचना यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है। गंतव्य आधारित कर है, गंतव्य आधारित यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अपने उसी एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने का मतलब ये है, मान लीजिए ये स्टेट बी है, स्टेट ये ए है, ये बी है। अगर स्टेट ए से कोई सामान जो है स्टेट बी में बेचा जाता है तो टैक्स का अमाउंट किसको मिलेगा, उसको मिलेगा जो डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है बी, यानी कि जहां पर माल को खरीदा जा रहा है वहां उस राज्य को जीएसटी का पैसा मिलता है। तो जीएसटी का पैसा मिलेगा कैसे, इस सिचुएशन में कौन सी जीएसटी लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। आईजीएसटी 2 एंटिटीज के बीच में विभाजित होती है, एक है आपका यूनियन, यूनियन के बीच में बढ़ता है, प्लस आपका स्टेट, कौन सा स्टेट, डेस्टिनेशन स्टेट, यानी कि इस वाले स्टेट को पैसा मिलेगा, इस स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा। अगर व्यापार यहां से यहां पर होता, यहां पर निर्मित कोई सामान यहां पर बेचा जाता तो फिर इसको पैसा मिलता। तो ये हो गया आपका कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इसमें आपको देखने को मिलता है, यानी कि व्यवसायों को इनपुट पर चुकाए गए कर का क्रेडिट जो है प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप, मान लीजिए कोई कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी बनाने के लिए आपको एक लकड़ी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए लकड़ी पर 5% टैक्स लग चुका है, इसके बाद कुर्सी बन करके तैयार हो जाती है तो कुर्सी पर मान लीजिए आपका 10% टैक्स लगता है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपका ये जो लकड़ी है इसका प्राइस 100 रुपए था तो ये आपको कितने का मिला, आपको 105 रुपए का मिला, क्योंकि आपने इस पर टैक्स चुकाया था। अब अगर इस पर टैक्स लगाया जाएगा तो इस पर 10% का अगर टैक्स लगेगा तो 105 रुपए प्लस 10.5 टैक्स लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले ही ये जो लकड़ी में मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इस पर पहले ही टैक्स दे चुके हैं, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट पर आप पहले ही जीएसटी को पे कर चुके हैं। तो अब आपको दोबारा यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इतने वैल्यू पर। तो इसका क्या है, इनपुट क्रेडिट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जिससे दोहरी कराधान जो है यानी कि डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, या डबल टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल है जीएसटीएन का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका पोर्टल है उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां से आप जो है इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो सारी चीजें क्या है आपकी ट्रांसपेरेंट रहती है, पंजीकरण आपको ऑनलाइन करना है, रिटर्न भुगतान प्रक्रिया सब जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। क्षेत्र विशेष छूट भी आपको देखने को मिलती है, जैसे जो आपकी छोटी छोटी कंपनियां हैं, एमएसएमई कंपनियां हैं उनको छूट दी जाती है, या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इनको छूट दी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अब जीएसटी की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो आपका एमएसएमई पर प्रभाव जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अनुपालन को सरल बनाया गया है, उनके लिए थ्रेशोल्ड को कम रखा गया है, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि एमएसएमई के लिए और ज्यादा अवसर खोला जा सके। तो जीएसटी में भी इनको छूट दी जाती है, जिससे हमारा एमएसएमई सेक्टर और बेहतर ढंग से डेवलप होता है। उपभोक्ताओं के लिए लाभ है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे पहले अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, अब एक ही टैक्स है। तो पहले स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, अब स्ट्रक्चर को आसान कर दिया गया है। तो ये बेसिकली उपभोक्ताओं के लिए एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो सकता है। फिर लॉजिस्टिक क्षेत्र को लागत है, पहले क्या होता था कि हर राज्य का अपना एक अलग टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था, राज्य सरकार अलग टैक्स लगाती थी, फिर सीमा पर अलग तरीके से जो है टैक्स सिस्टम लगता था। तो जो माल की आवाजाही थी उसमें बड़ी समस्या आती थी। पर अब क्योंकि टैक्स के स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म कर दिया गया है, अब कोई ऐसा नहीं है कि हर राज्य का अलग स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में से अगर आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो आपको अलग टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स का स्ट्रक्चर सेम ही है। तो इससे फायदा ये होता है कि बेसिकली सीमा पर जो माल है उसको उसकी आवाजाही बहुत सरल हो गई है, परिवहन की लागत बहुत कम हो गई है, ईंधन का कॉस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि अब गाड़ियों को बहुत रुकना नहीं पड़ता है तो पेट्रोल का कॉस्ट भी आपका बचता है। फिर आर्थिक विकास भी इससे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से भारत ने जीएसटी ने भारत को एक अधिक प्रतिस्पर्धी, एकीकृत और पारदर्शी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। और इसके साथ साथ आपको एक ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलती है, क्योंकि सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, और सारा काम अगर ऑनलाइन है तो डेटा मौजूद है, उसके माध्यम से चीजों को बेहतर ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल जीएसटी की इंपॉर्टेंस की हमने बात की। अब अंत में एक सवाल जो है वो आपके लिए मौजूद है। यूपीएससी ने साल 2017 में इस सवाल को, जीएसटी का सवाल है, इसको पूछा था। सवाल में आपसे पूछा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने का संभावित लाभ क्या है।
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एक एकल बाजार सिंगल मार्केट स्थापित किया जा सकता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है ये भारत के चालू खाते घाटे को प्रबलता से कम करके उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम होगा। तीसरा ऑप्शन है ये भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहत रूप से बढ़ाएगा और निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में योगदान दे सकता है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव हमें करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओवरऑल इस सवाल का क्या सही जवाब होगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा आप सवाल को ढंग से पढ़िएगा, थोड़ा सा इसको रिवाइज करिएगा। अभी जब वीडियो खत्म हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप सवाल को और पढ़ सकते हैं। तो वहां से आप सवाल को जब समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर करते हैं इसी नोट के साथ आज की वीडियो को समाप्त और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।